हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 में अभी जो परीक्षा होने वाली है वार्षिक परीक्षा, उसमें गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उसका हम अभ्यास करते हैं। कक्षा 7वीं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कक्षा 7वीं की अभ्यास प्रश्न, देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं और ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक विकल्प पूछेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें, और वो 10 नंबर के रहेंगे। तो पहले विकल्प भी देख लेते हैं हम कि कैसे विकल्प आ सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को हम परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो सही उत्तर आपका परिसर होगा। इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, इनमें से कौन सा चर नहीं है। तो देखिए, ए, सी और एम है ना, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, यानी ए से लेकर जेड तक जो भी होते हैं वो चर होते हैं, लेकिन जो नंबर रहते हैं वो अचर होते हैं। तो 6 जो है इसमें अचर है, चर नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है क्या कहलाता है। तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम यानी समान और बाहु यानी भुजा, यानी सभी भुजा समान रहती है, तो समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं। तो ये अ नंबर आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर चौथा है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं। तो उसे हम उसका क्रय मूल्य कहते हैं, क्योंकि हमने क्रय किया है, खरीदा है ना, तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगला प्रश्न है, 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। सॉरी, ऋण 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए, ऋण 3/8 अगर ऐसा है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो ऋण लगा है तो धन हो जाएगा, मतलब 3/8 इसका सही आंसर होगा। तो 3/8 हम इसमें लिख सकते हैं, 3/8। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, रेखा के समांतर एक रेखा खींचने के लिए समान की खालिस्तान की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आएगा समान एकांतर कोण, है ना, समान एकांतर कोण की अवधारणा हम कर सकते हैं कि रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। ये रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच लिए तो एकांतर कोण बनता है ये। अगला प्रश्न है इसमें, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई उसकी खालिस्तान कहलाती है। तो ये उसका परिमाप कहलाता है, मतलब ये बंद आकृति है। तो अगर हम ये चारों ओर की लंबाई 1, 2, ये 3 और ये 4, ये चारों ओर की लंबाई को नापें तो ये क्या होगा, इसका ये परिमाप कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 9p² धन 17q ऋण 65, इस व्यंजक में q का गुणांक क्या है। तो देखो, q कहाँ है, 17 के साथ में है, मतलब 17q है, मतलब क्या है, 17 गुणा q है ना, 17 गुणा q है, तो q का गुणांक क्या है, इसमें 17 है, मतलब q का किसके साथ गुणा हुआ है, तो 17 के साथ हुआ है, तो 17 हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा मिलती रहे, इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं 25 का वर्ग क्या होगा। तो 25 का वर्ग सिंपल सा है, 625 होगा, मतलब 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 हम करेंगे तो 625 हमारा उत्तर आएगा। अगला है इसमें, यदि विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होता है। तो इसमें हमेशा लाभ होता है। जब बेचने का मूल्य जो होगा वो खरीदने के मूल्य से ज़्यादा होगा, मतलब जिस मूल्य में हमने खरीदे उससे हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों लाभ। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपको लघु उत्तरी प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपको कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए, है ना, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ समीकरण क्या दिया है हमारा, 3n ऋण 2 बराबर 46। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे, 3n ऋण 2 बराबर 46 लिख दिए। तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर अगर ना भी जोड़े हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3n है ये, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 46 ऋण 2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी धन 2, जबकि 2 इधर आएगा तो क्या होगा, ये जुड़ेगा, है ना। तो 3n बराबर क्या हो गया हमारा, 46 और 2 48 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 48/3 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 16 48, मतलब n बराबर 16 आ गया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ सकते हैं, तो 3n ऋण 2, है ना, और धन 2 यहाँ पहले से है ना,
हमने 2 जोड़ दिया, धन 2 जोड़ दिया, ऋण 2 पहले से है। 46 धन 2 जोड़ दिया तो 46 और 2 48 हो गया। और ये 3 n ऋण 2, मतलब ये ऋण 2 में से धन 2 कैंसिल हो गया है ना, ऋण 2 से धन 2 कैंसिल हो गया। तो 3n बराबर 48 आ गया। तो 48/3 होगा, n बराबर 48/3। तो 3 एकम 3, 3 16 48, यानी n बराबर 16 हमारा उत्तर आ सकता है। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 अंश है और उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 अंश है। दूसरे अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए बोला है। तो दूसरे अंतः कोण की माप क्या होगी, देखो बाह्य कोण क्या है हमारा 70 अंश है, कोई एक अंतः सम्मुख कोण जो होगा वो क्या है 25 अंश है। तो माना कि दूसरा अंतः सम्मुख कोण क्या है, हमने मान लिया x है, x मान लिए। तो हम जानते हैं कि दोनों अंतः सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, बाह्य बराबर बाह्य कोण होता है। तो अंतः सम्मुख कोण यानी x अंश धन 25 अंश बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 70 अंश हो जाएगा। तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 को जब हम इस तरफ लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में आ गया 25। तो 70 ऋण 25 बराबर 45 अंश हमारा ये सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 अंश और 80 अंश हैं। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। दो कोण क्या है, 30 और 80 अंश दिया है, तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है। तो माना तीसरा कोण क्या है, x है। तो हमने मान लिया पहला कोण है 30 अंश, then दूसरा कोण है 80 अंश और तीसरा कोण क्या x मान लिए। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बराबर 180 अंश हमने लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दो, 30 और 80 कितना हो गया 110 धन x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में 110 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ऋण हो गया, ऋण 110 जब घटा दिए तो 70 अंश हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे बच्चों। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है हमको। 1/8 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 बटे 100/100 है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो 1 का गुणा 100 के साथ होगा तो 1 गुणा 100 हो गया, और फिर ये 8 का गुणा 100 के साथ होगा तो 8 गुणा 100 हो गया, ये इस प्रकार से। तो 1 का गुणा 100 के साथ तो 100 के 100 है ना। 8 का गुणा 100 के साथ तो 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 100/8 हो जाएगा। मतलब ये सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है देखो, 8 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 8 एकम ये 8 आ गया। 100 का गुणा ये 100 इसमें 2 बार है तो 100 को हमने यहाँ लिख दिया है ना, और 8 एकम 8 हो गया ये। तो 100/8 प्रतिशत बराबर जब हम इसको काटेंगे तो जैसे ये 100/8 प्रतिशत, 4 दूनी 8 और 4 25 100, तो 25/2 हमारा उत्तर आ गया। 25/2 जब भाग देंगे 2 से 25 को तो क्या आएगा 12.5 यानी 12.5% हमारा ये प्रतिशत में बदल दिया हमने। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। ऋण 13/7 धन 6/7, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऋण 13/7 धन 6/7 हमने लिख दिया। तो देखो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो एक 7 को हमने ये बाहर निकाल लिए। अंदर क्या बचा, ऋण 13 धन 6 बचा। तो ऋण 13 धन 6 और एक 7 बाहर निकल गया। तो 13 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 7 आएगा बटे 7 है ना। तो जब 7 एकम 7 और 7 एकम 7 क्या बचा, 1, ऋण 1 बचा। तो ऋण 1 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। तो त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो देखो वृत्त की त्रिज्या क्या है, r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, और परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। तो इस सूत्र में प्रश्न में दिए गए मान में रखेंगे हम। तो देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह हमने रख दिया 14, यानी r बराबर त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 है, 14 रख दीजिए है ना। 2 × 22 है ना। अब देखो 7 कहाँ गया, तो जब इसको हम यहीं पे काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमारा ये आ गया 2, 22 और 2 है ना। तो हम इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 22 गुणा 4 कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर आ गया 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि होगी। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला है देखिए 17 नंबर का प्रश्न है आपका, कि यदि p बराबर ऋण 2 हो, 4p धन 7 का मान ज्ञात करना है हमको है ना। 4p धन 7 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख दीजिए, 4p धन 7 और p बराबर क्या है ऋण 2। तो 4p की जगह हमने ऋण 2 रख दिया, ये ऋण 2 धन 7 है ना। 4 और 2 का गुणा होगा तो ऋण 8 आ गया धन 7। अब ऋण 8 में 7 को देखो, धन और ऋण दो चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा, ऋण 1 हमारा आंसर आएगा। तो ऋण 1 हमारा उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न है जैसे प्रश्न नंबर 18 आपका 3 की घात 6 का मान कितना होगा। बच्चों ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में यहाँ से 1 2 3 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछ सकता है आपको, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न है 3 की घात 6 का मान कितना होगा। तो 3 की घात 6 मतलब 3 का 6 बार गुणा कर दो, है ना। तो देखो 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, तो ये 3 बार 9 लिख दिए। अब एक 9 और 9 गुणा 9 81, तो 9 गुणा 81 लिख दी तो 729 हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं मान। अगला प्रश्न है आपका 3p धन 4 बराबर 25। तो इसको हमको हल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो 3p धन 4 बराबर 25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3p बराबर 25, 4 को इधर लाएंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, ये धन है तो, है ना। तो 3p बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 4 घटाए तो 21 आ गया। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 21 है। 3 कहाँ जाएगा, 3 21 के नीचे जाएगा ऐसे, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी p बराबर 7 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं, p बराबर 7। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो ये क्या है, ये आपकी वैकल्पिक विधियां हैं। वैकल्पिक विधि से इसके मान ज्ञात करना है। जैसे 999 गुणा 999 है, तो इसको वैकल्पिक विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 999 ये वाला, इसमें एक घटा देंगे, है ना। तो कितना आ गया, 998 आ गया। फिर ये 999 जो है उसमें हम ऋण 998, ये वाला 998 को घटाएंगे, तो ये 999 ऋण 998 कितना आ गया, 001 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला के लिख देंगे, ये वाला 999 और ये 00, ये सॉरी ये 998 और ये 001 दोनों को एक साथ मिला के लिख दो। तो ये देखो ये 998 001, ये हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से इस वैकल्पिक विधि को हल करते हैं बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। ज़्यादा है तो यहाँ और समझ लो, देखो 9 9 और 9 है, और क्या करना है हमको, गुणा कितना है, 9 9 9। अब क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 9 8, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 9 9 9 पहले से है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 9 8 को घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ तो 9 9 8 है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 001 आ गया। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, है ना। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपसे 4 सवाल पूछेगा। अब देखो सबसे पहला सवाल यहाँ है, जैसे कि आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए अपने समय यानी घंटों में उसको पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या करना है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं हमको पता है। तो हमने क्या क्या पढ़ाई की, देखो रविवार को 6 घंटे पढ़े हमने, सोमवार को 7 घंटे पढ़े, मंगलवार को 6 घंटे, बुधवार को 8 घंटे, बृहस्पतिवार को 7 घंटे, शुक्रवार को 8 घंटे और शनिवार को 7 घंटे। इस प्रकार से हमने पढ़ा। तो पढ़ाई में व्यतीत किया गया हमारा कुल समय कितना था, तो 6 घंटे 7 घंटे 7 घंटे ऐसे था, बराबर कितना आया हमारा 49 घंटे आया। और सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 49/7 कर लेंगे, तो 7 एकम 7, 7 7 49, मतलब 7 घंटे क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया। मतलब इसका औसत निकल गया 7 घंटे, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, पूरे सप्ताह का औसत 7 घंटे होगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक हैं। तो ये इतने जो अंक हैं 19 25 23 20 9, है ना, 20 15 5, ये कितने हैं, 15 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, है ना। 25 में से इतने अंक उन्होंने लाए हैं। तो इसका बहुलक और मध्यांक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक तो देखो जो सबसे ज़्यादा होगा इसमें वो होगा। तो देखो यहाँ 20 ये है, 20 ये है ना। फिर देखो ये, फिर ये एक 20 है, फिर ये एक 20 है ना। तो ये 20 क्या हो गया, देखो 20 क्या हो गया, इसमें 4 बार आया है 20, तो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये बहुलक कहलाएगा। यानी बहुलक क्या हो गया, 20। अब माध्यांक ज्ञात करते हैं। तो देखो माध्यांक क्या होता है, तो पूरे कितने हैं, माध्यांक का सूत्र क्या होता है, n-1/2, है ना। तो n-1/2 कर दिए हमने, तो n-1/2। तो देखो n यानी कितने लोग थे, 15 विद्यार्थी थे, तो n बराबर 15 आ गया, है ना। सॉरी n+1, तो n+1/2, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16/2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब 8 आ गया 8वें पद का मान। तो 8वां पद क्या है, 8वां पद देख लो यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 20 है। तो माध्यांक भी हमारा 20 ही होगा। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 23। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या दिया है, देखो कुर्सी का क्रय मूल्य दिया है 375, विक्रय मूल्य दिया है 400, है ना। तो क्या होगा, लाभ होगा, है ना। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे हम, 400 में 375 घटा देंगे तो 25 रुपये का लाभ हमको मिल गया, है ना। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो हमने लिख दिया लाभ कितना है, 25 बटे क्रय मूल्य यानी 375 गुणा 100,
काट देंगे 25 से कम 25 और 25 15 375। तो क्या आया 1/15 गुणा 100 आया हमारा, है ना। तो 1/15 गुणा 100 आ गया। तो हम क्या करेंगे 15 100 का गुणा 1 से, तो 100 एकम 100/15 काट देंगे इसको। तो कितना आएगा 20/3% हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है 22 मीटर, है ना, और क्षेत्रफल कितना है 440 वर्ग मीटर। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमको नहीं पता तो बी होगी मान ली हमने, है ना। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल तो हमको मालूम है 440 है, लंबाई कितनी है 22 है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो हम चौड़ाई को इधर ले आए तो क्या हो गया 440/22 काट देंगे इसको। तो 20 बार में कट जाएगा ये, तो चौड़ाई आ गई हमारी 20 मीटर। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो चौड़ाई 20 मीटर है तो अब हमको पता है लंबाई भी मालूम हो गई है, चौड़ाई भी। अब क्या निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। देखो 2 गुणा लंबाई कितनी थी 20 और चौड़ाई आ गई 22, सॉरी लंबाई हाँ इतना आ गया। तो हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 20 और 22 कितना हो गया 42 हो गया गुणा 2 यानी 84 मीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया, ये सॉरी परिमाप आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। बच्चों देखिए अभी बहुत सारे भी मेरे पास वीडियो हैं, बहुत सारे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।